अस्सलामुअलैकुम डियर फ्रेंड्स एंड कोलीग्स, मैं हूं आपका होस्ट दीदार। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि एबीजीज़ को इंटरप्रेट कैसे करते हैं। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे कि अल्कलोसिस क्या होता है, एसिडोसिस क्या होता है, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो एबीजीज़ की जो एवरेज वैल्यू है यहाँ पे बताई गई है। पीएच जो होती है वो 7.4 होती है, PCO2 एवरेज 40 होता है और बायकार्ब जो होता है हमारा 24 होता है और ऑक्सीजनेशन जो होती है PO2 वो 100 होता है। बैक्स एक्सीज रेशो +2 या -2 होता है। इंडिकेटर्स हमें जो बता रहे होते हैं, एबीजीज़ को हम इंटरप्रेट कर रहे होते हैं, वो कैसे हमें बता रहे होते हैं। पीएच अगर 7.35 से लेस देन हो जाती है या डिक्रीज़ हो जाती है तो हम उसको एसिडोसिस कहते हैं। पीएच ग्रेटर देन 7.45 से हो जाती है तो हम उसको अल्कलोसिस कहते हैं। ऐसे ही PCO2 ग्रेटर देन 45 हो जाता है तो हम उसको रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस कहते हैं। और PCO2 अगर लेस देन 45 हो जाए तो हम उसको रेस्पिरेटरी एसिडोसिस कहते हैं। बायकार्ब हमारा 22 से कम हो जाए तो हम उसको मेटाबॉलिक एसिडोसिस कहते हैं और ग्रेटर देन 22 हो जाए तो मेटाबॉलिक अल्कलोसिस कहते हैं। PO2 हमारा कम हो जाए लेस देन 80 तो हम उसको हाइपोक्सिया कह रहे होते हैं। और बैक्स एक्सीज हमारा जो रेशो है -2 से कम हो जाए तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाता है और +2 से ग्रेटर देन हो जाए तो मेटाबॉलिक अल्कलोसिस हो जाता है। ये इंडिकेटर्स हैं जो हमें इंडिकेट कर रहे होते हैं कि हमारी एबीजीज़ जो आ रही हैं पेशेंट की वो किस में फॉल कर रही हैं, रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस है या रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है, तो हम उसके बिहाल पे हम डायग्नोज बना रहे होते हैं। तो ये कुछ इंडिकेटर्स हैं। सबसे पहले आ जाता है रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस। रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस में लंग्स में हमारे प्राइमरी काज क्या आ जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड हमारे ब्लड में क्या हो जाती है, कम हो जाती है। यहाँ पे रिएक्शन भी बताया गया है कि बायकार्ब और एचाइन मिलकर कार्बोनिक एसिड बनाते हैं, वो टूट के H2O और CO2O क्या हो रहा होता है, एक्सेल वो ज़्यादा हो रहा होता है हाइपर वेंटिलेशन में। जिस मरीज़ को हम ऑक्सीजनेशन ज़्यादा दे रहे हैं, हाइपर वेंटिलेट हो रहा है, तो उसमें ये जो होता है ना कार्बन डाइऑक्साइड वो ज़्यादा एक्सक्रिएट आउट हो रही होती है। उसके बाद हाइपोक्सिया आ गया, पल्मोनरी एडिमा आ गई, नीमोथोरेक्स, नमोनिया, ब्रोंकोस्पाज्म, ये सारे इसके काजेज़ हैं कि इन सिचुएशंस में रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस हो जाता है। CNS में हमारे पास एंजाइटी, फीवर, पेन ड्रग्स कोई हम ऐसी यूज़ कर रहे हैं जो हमारे CNS को डिप्रेस कर रही हैं या सेप्सिस हो गया, तो उन सिचुएशन में भी क्या हो रहा है, रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे ब्लड से ज़्यादा एक्सक्रिएट आउट, ज़्यादा जो है एक्सेल होके कैपिलरीज के थ्रू, लंग्स के थ्रू एक्सपायर हम कर रहे होते हैं। यहाँ पे एक केस स्टडी बताई गई है कि हम डायग्नोज कैसे बताएंगे। एक 52 ईयर ओल्ड पेशेंट है हमारे पास, तो वो हमारे पास एडमिट होया है, तो उसकी एबीजीज़ की रिज़ल्ट ले आई हैं। उसकी पीएच 7.48 है, PCO2 जो है 28 है, बायकार्ब 22 है, PO2 85 है। तो इस पर हम डायग्नोसिस बनाएंगे कि ये हमारी एबीजीज़ इसमें किस में फॉल कर रही हैं। जो इंडिकेटर हम पहले डिस्कस करके आए थे उसके बियाल पे हम इसको क्या करेंगे, इसका डायग्नोसिस बनाएंगे। तो प्रॉब्लम क्या है कि पीएच क्या है, हाई है, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, लो है, और इसको हम डायग्नोज हमारी क्या बन रही है कि क्या है, रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस है। और सॉल्यूशन क्या है या ट्रीटमेंट भी हम कह सकते हैं कि हम उसको रिजॉल्व कैसे कर सकते हैं। हाइपर वेंटिलेशन अगर उसको हो रही है या उसके अटैक्स बढ़ रहे हैं, एंजाइटी में हाइपर वेंटिलेट कर रहा है, तो हम उसको रिलैक्स करेंगे, उससे प्रिवेंट करेंगे और रीब्रीथ मास्क अप्लाई करेंगे। रीब्रीदर मास्क जो होता है वो हमारा PCO2 क्या करवा रहा होता है, रिटेन करवा रहा होता है, जिसमें हमारी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिटेन होगी। तो और वो जो हमारी गैसेस एक्सचेंज हो रही हैं वो क्या होंगी, बैलेंस हो जाएंगी। उसके बाद आ जाते हैं रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाता है हमारे ब्लड में। अगर कंपनसेटरी हो तो बायकार्ब भी बढ़ जाता है, क्योंकि इनकी आपस में कंपनसेशन होती है।
तो ये रेस्पिरेटरी किस डिजीज़ में होती है, जो मोस्टली उनमें होती हैं जो हमारी ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज़ होती हैं, जिनमें COPD आ गया, अस्थमा आ गया, तो उन डिजीज़ में ये क्या हो रहा होता है, PCO2 हमारा जो है वो बढ़ रहा होता है। CNS में न्यूरोमस्कुलर वीकनेस जो हो गई, उसमें कोई ड्रग्स भी अब यूज़ हो सकती हैं, ट्रामा हो गया या कोई डिजीज़ हो गई न्यूरोमस्कुलर, तो उसमें हो जाता है, जैसे स्ट्रोक वगैरह हो गया, तो उसमें भी क्या हो रहा होता है, PCO2 जो है वो इंक्रीज़ हो रहा था, क्योंकि हमारे के लंग्स के जो मसल्स हैं वो सही से यूज़ नहीं हो रहे होते। फिज़िकल में एक तो ओबेसिटी आ गया, जैसे OSA हो गए, OSA वाले जो होते हैं उनमें भी COPD मोस्ट कॉमन है, या चेस्ट वाल एबनॉर्मल जैसे काइफोसिस हो गया, तो ये फिज़िकल में हमारी ये चीज़ें आ जाती हैं, तो उन पेशेंट्स में ये इंडिकेट कर रहा होता है कि उनमें रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। उसमें यहाँ पे हमारे पास एक केस स्टडी आ गई कि हमारे पास 66 ईयर ओल्ड पेशेंट है जो 27 ईयर से स्मोकिंग कर रहा है, तो उसकी ABGs की रिज़ल्ट है, pH जो है 7.22 है, तो ये किस में आ रहा है, ये एसिडोसिस में आ रहा है। अब हमें पता नहीं है कि ये रेस्पिरेटरी है या मेटाबॉलिक है। PCO2 उसका है 52, बाइकार्ब है 30 और PO2 है 94। तो हम अब इसकी डायग्नोज बनाएंगे, जो हम पहले इंडिकेटर डिस्कस करके आए थे उसके बुनियाद पे, तो हम डायग्नोज बनाएंगे। तो डायग्नोज हमारी जो बन रही है वो क्या बन रही है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, क्योंकि pH हमारी लो है और PCO2 हमारा जो है वो इंक्रीज़ है। सॉल्यूशन इसकी क्या है, अगर GCS अच्छा है ग्रेटर देन 8 है तो हम उसको NIV अप्लाई करेंगे, जिसमें बाईपेप आ गया वो अप्लाई करेंगे। वो रेस्पिरेटरी थेरापिस्ट वो सेटिंग कर सकते हैं, यहाँ हम भी कर सकते हैं, जो इनिशियल सेटिंग्स है उस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। और इंक्यूबेट होगा अगर लेस देन GCS 8 हो या बिल्कुल GCS उसका डाउन हो गया है, तो हम उसको इंक्यूबेट भी कर सकते हैं। और जो भी COPD या ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज़ जिनको होती है उनको हम ऑक्सीजनेशन ज़्यादा नहीं देते। अगर ऑक्सीजनेशन ज़्यादा देंगे तो वो क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड रिटेन करेंगे, क्योंकि उनके लंग्स में वो कैपेसिटी नहीं होती कि वो गैसेस की एक्सचेंज प्रॉपर कर सकें। तो उनको जो है यहाँ पे भी यही बताया गया है कि उनकी जो सेचुरेशन लेवल दी जाती है वो 88 to 92 होती है, उससे ज़्यादा हम उनको ज़्यादा ऑक्सीजनेशन नहीं दे सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं मेटाबॉलिक एसिडोसिस। मेटाबॉलिक एसिडोसिस क्यों होता है, प्राइमरी तो उसका बाइकार्ब कम हो जाए, कंपनसेटरी अगर कार्बन डाइऑक्साइड कम होता है तो बाइकार्ब भी क्या होता है, कम होता है, जिसमें वो डायरिया हो गया या एलियोस्टोमी। यहाँ पे डायरिया और एलियोस्टोमी इसलिए बताई गई क्योंकि बाइकार्ब जो हमारा रीअब्जॉर्ब होता है वो मोस्टली स्मॉल इंटेस्टाइन से होता है, तो वहाँ पे अगर कोई भी डिजीज़ हो गई या डायरिया हो गया या फ्लूइड लॉस हो रहा है वहाँ से, तो हमारा बाइकार्ब जो होगा वो ऑलमोस्ट वो कम हो जाएगा, क्योंकि वो रीअब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। या किसी ने कोई पॉइज़न ले लिया, TB की कोई ऐसी मेडिकेशन ले रहा है जो हमारे बाइकार्ब पे इफ़ेक्ट कर रही है, उसमें एसिडिटी ज़्यादा है, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। या एनाइन गैप जो है वो एलिवेटेड हो जाता है, 4 to 12 नॉर्मल होता है, उससे अगर एलिवेट हो जाता है तो क्या होता है, वो भी बाइकार्ब पे इफ़ेक्ट करता है। ये भी हमारी बॉडी का एक होम्योस्टेटिक मैकेनिज़्म है, एक चीज़ बढ़ जाती है तो उसको कम करने के लिए वो क्या कर रही होती है, कंपनसेशन हो रही होती है। इसमें भी यहाँ पे एक केस स्टडी है कि जिसकी ABGs की रिज़ल्ट है, pH जो है 7.33 है, PCO2 25 है, बाइकार्ब जो है 12 है, PO2 89 है। तो हम वही इंडिकेटर्स जो हमें बताए गए थे उसकी बुनियाद पे हम इसको क्या करेंगे, डायग्नोज करेंगे कि हमारी ABGs किस में फॉल कर रही हैं। तो प्रॉब्लम क्या है, pH एसिडोटिक है, PO2 लो है, तो ये जो PCO2 लो है तो वो किस में जा रहा है, रेस्पिरेटरी अल्कोलिसिस में जा रहा है, और रेस्पिरेटरी का कंपनसेशन हो रही है तो क्या हो रहा है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो रहा है। तो हमारी डायग्नोसिस क्या बनेगी कि पेशेंट को क्या है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस है। ट्रीटमेंट क्या है, वो किस से आया था कि पेशेंट की शुगर लेवल एलिवेटेड थी, तो हम उसको क्या करेंगे, मेंटेन करने के लिए हम शुगर्स को मेंटेन करेंगे।
अगर शुगर्स मेंटेन हो जाएंगी तो हमारा बाइकार्ब भी मेंटेन हो जाएगा। और ये भी होता है कि हम उसको मेंटेन करने के लिए आईवी के ज़रिए, पेरिफेरल लाइन के ज़रिए या ओरली उसको बाइकार्ब भी दे रहे होते हैं ताकि वो पीएच हमारी जो है वो मेंटेन रहे। लास्ट हमारा आ जाता है मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। मेटाबॉलिक अल्कलोसिस में क्या होता है कि हमारा बाइकार्ब जो है वो बढ़ जाता है, कंपनसेशन बनता है कार्बन डाइऑक्साइड से। जैसे सीओपीडी के पेशेंट होंगे तो उनमें कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा तो बाइकार्ब भी बढ़ेगा। ये इनकी आपस में कंपनसेशन होती है, तो उसको हम कंपनसेशन कह रहे होते हैं, जिसमें हमारे पास काजेज आ जाते हैं कि हम गैस्ट्रिक एसिड लॉस हो गया। वो कैसे, हम एनजी लगी हुई है पेशेंट को, उसका एक्सपायरेट निकाल रहे हैं तो हमने उसकी एसिड HCl भी बहुत ज़्यादा निकाल दिए उसके उधर से, तो क्या होगा कि उसका बाइकार्ब बढ़ जाएगा, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस में जा सकता है। रीनल फंक्शन जो है वो डिस्टर्ब है, एचाइन जो है ज़्यादा लॉस हो रहे हैं तब भी हमारे जो है मेटाबॉलिक अल्कलोसिस होगा। डिहाइड्रेशन है तब भी हो सकता है। एक्सेसिव यूज़ ऑफ स्टेरॉइड भी हो सकता है। और इसकी सॉल्यूशन क्या है कि हम नॉर्मली उन पेशेंट्स में सोडियम क्लोराइड दे रहे होते हैं ताकि वो रिड्यूस करे रीअब्जॉर्बेशन की। HCO3 जो हमारा रीअब्जॉर्ब हो रहा है वो रिड्यूस हो, वो एक्सक्रिएट ज़्यादा हो सके हमारी किडनीज के थ्रू। तो आपको ये आज का टॉपिक कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि या सजेशन दीजिएगा कि फ़र्दर इस पे कितना वर्क किया जा सकता है। ये कुछ रेफरेंस दिए गए हैं, अगर आप लोग फर्दर स्टडीज़ करना चाहें तो ये रेफरेंसेस हैं, उन पे आप स्टडीज़ कर सकते हैं। थैंक यू, विश यू बेस्ट ऑफ लक।